कहानी की शुरुआत साल 2563 में होती है। ये वह समय है जब अर्थ की यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स के साथ होने वाली महान जंग को पूरे 300 साल बीत चुके होते हैं। इस जंग को इतिहास में द फॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी जंग के बाद ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया था। इसी दौरान हम एक बड़े स्क्रैप यार्ड के बीच डॉक्टर डाइसन को देखते हैं, जो कि एक अधेड़ उम्र आदमी है और वह मलबे के ढेर में कुछ खोज रहा होता है। अचानक उसे वहां एक साइबॉर्ग लड़की के अवशेष मिलते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उसका सिर और उसका कोर अब भी चालू होता है और उसके अंदर मौजूद मानवीय दिमाग अभी तक जीवित होता है। इस असाधारण टेक्नोलॉजी के दुर्लभ होने को पहचानते हुए डाइसन हैरानी और उत्सुकता में पड़ जाता है। इसी उत्सुकता के कारण वह उसे अपने क्लिनिक ले जाता है ताकि उसे दोबारा जिंदगी दी जा सके। अपनी वर्कशॉप में वह और उसकी असिस्टेंट बड़ी सावधानी से इस लड़की के सिर को एक सुंदर और नए तरीके से तैयार किए गए शरीर के साथ जोड़ देते हैं। अगले दिन वह साइबॉर्ग लड़की होश में आती है और जैसे ही वह अपनी नई शक्ल को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसका शरीर बहुत सफाई से डिजाइन किया गया होता है, बिल्कुल एक सुंदर गुड़िया की तरह। वह अपने इस नए शरीर को हैरानी से देखती है और जल्दी ही इस पर नियंत्रण करना सीखने लगती है। अभी भी अनिश्चितता के माहौल में वह धीरे धीरे आईने के सामने आती है और अपने अक्स को गौर से देखती है। कुछ पलों बाद वह शांति से डाइसन और उसके असिस्टेंट के पास आती है। जैसे ही डाइसन उसे देखता है तो उसे पूरी तरह चालू देकर उसकी खुशी छिपाई नहीं जाती। वह तुरंत अपना परिचय देता है और अपनी असिस्टेंट नर्स गेरहार्ड से भी इस साइबॉर्ग लड़की का परिचय करवाता है। इसके बाद वह उसे एक ऑरेंज देता है, लेकिन लड़की को यह भी पता नहीं होता कि इसे खाया कैसे जाता है। इस पर डॉक्टर डाइसन उससे कहते हैं, तुम्हें यह छिलका उतार कर ज्यादा पसंद आएगा। फिर वह लड़की डाइसन से पूछती है कि क्या उन्हें उसके अतीत के बारे में कोई जानकारी मिली है, क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई भी बात याद नहीं। डाइसन उसे समझाता है कि वह भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन चूंकि उसका दिमाग इंटैक्ट था इसलिए उम्मीद है कि शायद समय के साथ उसे अपनी यादें वापस आ जाएं। इसी दौरान वह ऑरेंज का एक टुकड़ा छकती है। यह बहुत अच्छा है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए डाइसन उसे शहर की सैर करवाने ले जाता है। जब वे दोनों सड़क पर चल रहे होते हैं तो अचानक वह लड़की आसमान की तरफ देखती है और वहां तैरते हुए एक शानदार शहर को देखकर हैरान रह जाती है। वह हैरानी से पूछती है, वह क्या है? डाइसन उसे बताता है कि इस शहर का नाम जालिम है और यह जंग के बाद बच जाने वाले महान स्काई सिटीज में से आखिरी शहर है। वह हैरान होकर पूछती है कि इसे किस चीज ने थामा हुआ है, क्या यह जादू है? इस पर डाइसन मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, कोई ज्यादा मजबूत चीज, इंजीनियरिंग। फिर वह उसे बताता है कि जिस जगह वे इस समय मौजूद हैं उसे आयरन सिटी कहा जाता है। कुछ देर बाद वह साइबॉर्ग लड़की डाइसन से कहती है कि उसे कोई नाम दे दिया जाए। तब डाइसन उसे एक नाम देता है। वह उसका नाम अलीटा रखता है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है, अलीटा, मुझे यह पसंद है। शहर की सैर जारी रखते हुए अलीटा अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं की विविधता को नोट करती है। डॉक्टर डाइसन बताता है कि जंग के बाद दुनिया भर से लोग यहाँ जमा हुए हैं जो सब जालिम की सेवा कर रहे हैं। एक ऐसा शहर जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं, एक ऐसा नियम जिसका सख्ती से पालन किया जाता है। अचानक अलीटा का ध्यान एक स्क्रीन पर पड़ता है जहाँ एक हिंसक साइबॉर्ग खेल दिखाया जा रहा है। डाइसन इसे मोटर बॉल के रूप में पहचानता है। यह कितना कूल है और वह उसे सलाह देता है कि इससे अपना ध्यान न भटकाए। शहर की रंगीन संस्कृति का आनंद लेते हुए डाइसन उसे कुछ शवारमा खरीद कर देता है और फिर दूसरे कामों के लिए माफी मांगकर चला जाता है। अपना खाना खाते हुए अलीटा एक छोटे कुत्ते से दोस्ती करती है और अपना खाना उसके साथ शेयर करती है। ठीक इसी समय उसकी नजर एक वांटेड पोस्टर पर पड़ती है जिसमें 6 महिलाओं के कातिल के लिए इनाम का ऐलान किया गया है। इसी दौरान वहां पर एक बड़ा रोबोट आ जाता है जिसे सेंचुरियन कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से अलीटा एक बचाव की स्थिति अपना लेती है। हालांकि एक गुजरता हुआ जवान उसे तेजी से एक तरफ खींच लेता है। इसके बावजूद वह कुशलता से रोबोट के नीचे से गुजरकर कुत्ते को नुकसान से बचा लेती है। वह जवान उसकी फुर्ती से प्रभावित होकर एक पल के लिए महसूस करता है कि वह एक साइबॉर्ग है और उसके हाथ देखकर कहता है कि बहुत अच्छा काम है, क्या डाइसन ने इसे बनाया? इस पर अलीटा उसे बताती है कि मेरे कोर के अलावा सब कुछ उन्होंने बनाया है। जैसे ही डॉक्टर डाइसन वापस आता है और उनकी बातचीत के बीच में आता है, वह जवान अलीटा से दोबारा मिलने का वादा करता है और जल्दी से चला जाता है। जिज्ञासु अलीटा उसके बारे में पूछती है और डाइसन बताता है कि उसका नाम ह्यूगो है और उसे सावधान करता है कि वह लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा न करे। इसी शाम शहर में कहीं एक औरत अपने अपार्टमेंट में दाखिल होने वाली होती है कि अचानक उस पर हमला होता है। ठीक इसी पल अलीटा उसकी चीख सुनकर जाग जाती है और वह
वह दरवाजा खोलकर अपना सिर बाहर निकालती है और डाइसन को चुपके से घर में वापस आते हुए देखती है, जिसने एक बड़ा सूटकेस पकड़ा हुआ है और उसके हाथ पर खून है। अगले दिन अलीटा डॉक्टर डाइसन और उनके असिस्टेंट की मदद करती है एक ऐसे आदमी की मरम्मत करने में जो शिकायत करता है कि बदमाशों ने उसके साइबॉर्ग पुर्जे छीन लिए ताकि उन्हें मोटरबॉल खिलाड़ियों के लिए ब्लैक मार्केट में बेच सकें। नर्स गिरहात जिक्र करती है कि कल रात इसी जगह के पास एक औरत का कत्ल हुआ था। इस पर डाइसन अलीटा से कहता है कि अब से रात के समय तुम बाहर नहीं जाओगी। इस पर अलीटा कहती है ठीक है। अलीटा डॉक्टर डाइसन के बाजू पर एक जख्म देखती है और उसे उन पर उस लड़की के अपराध में शामिल होने का शक होने लगता है। फिर इसके बाद जब अलीटा घर से बाहर जाती है तो उसे एक आकर्षक औरत रोकती है जिसकी माथे पर एक खास निशान होता है और उस औरत का नाम चिरेन है। वह हैरानी से अलीटा का बाजू पकड़ती है और उसे करीब से देखती है, लेकिन अलीटा उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद यह औरत डॉक्टर डाइसन से मिलती है, जहां हमें पता चलता है कि वह डाइसन की पूर्व पत्नी है। फिर वह डॉक्टर डाइसन से अलीटा के बारे में पूछती है और यह भी कि डाइसन ने उसे वह शरीर क्यों दिया जो उनकी स्वर्गीय बेटी के लिए था, जिसे उसे नष्ट कर देना चाहिए था। डाइसन सफाई देता है कि अलीटा अब उसकी नई असिस्टेंट है। वह अपनी बेटी की मौत के बाद इस शरीर को नष्ट करने की हिम्मत नहीं कर सका। चिरेन फिर डाइसन को मनाने की कोशिश करती है कि वह वेक्टर के लिए काम करने में उसका साथ दे, जो आयरन सिटी का रहस्यमयी शासक है और मोटर बॉल के लिए साइबॉर्ग्स बनाता है, इस उम्मीद में कि शायद इससे वे ज़ेलम वापस जा सकें। लेकिन डाइसन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी राक्षस बनाने में मदद नहीं करूंगा। साथ ही वह कहता है कि ज़ेलम वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और यह कि वेक्टर चिरेन को धोखा दे रहा है। दृढ़ निश्चयी चिरेन ऐलान करती है कि वह ज़ेलम वापस जाने के लिए कुछ भी करेगी और गुस्से में वेक्टर से मिलने चली जाती है। अलीटा ह्यूगो और उसके दोस्तों से मिलती है और उनके अनौपचारिक मोटरबॉल खेल में शामिल होने का फैसला करती है। अपनी पहली कोशिश में वह एक साइन पोस्ट से टकरा जाती है। इसके बावजूद भी वह हिम्मत हारे बिना दोबारा कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो के एक दोस्त तांजी से टकरा जाती है जो गुस्से में उसका मजाक उड़ाता है। इस पर ह्यूगो तांजी से कहता है कि इसका आज पहला दिन है। वह दोबारा खेल में कूद पड़ती है, तांजी को निशाना बनाती है। जब वह उसे दोबारा कोहनी मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, वह अपनी लड़ाई की कुशलता इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देती है। वह अपना पहला गोल करती है। ह्यूगो तांजी को एक नए खिलाड़ी से हारने पर चिढ़ाता है। इस पर तांजी कहता है कि तुम्हारी फ्रीक गर्लफ्रेंड में कोई गंभीर खराबी है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में ह्यूगो अलीटा के बारे में और जानने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं। इस पर अलीटा कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बारे में याद करने की। ह्यूगो उससे पूछता है परिवार, दोस्त, पसंदीदा खाना, कुछ तो याद होगा। इस पर अलीटा कहती है कि कल मैंने ऑरेंज खाया था, हो सकता है कि यही मेरा फेवरेट हो। इसके बाद वे एक खाने की दुकान पर रुकते हैं जहां ह्यूगो उसे कुछ चॉकलेट खरीद कर देता है और वह तुरंत इसके स्वाद की दीवानी हो जाती है और कहती है बहुत अच्छा, अब से ये मेरा एक पसंदीदा खाना है। ठीक इसी समय जापान नाम का एक बाउंटी हंटर पास से गुजरता है। ह्यूगो बताता है कि जापान अपने लक्ष्य का शिकार कर रहा है और अलीटा यह नोट किए बिना नहीं रह पाती कि जापान की तलवार कितनी कूल है। इस पर ह्यूगो उसे बताता है कि आयरन सिटी में अपने पास कोई भी हथियार रखना गैर कानूनी है और इसकी सजा मौत है। शाम को अलीटा चुपके से घर वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन उतनी चालाक नहीं साबित होती। डॉक्टर डाइसन उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि वह अपने कर्फ्यू के टाइम के बाद क्यों आ रही है। वह सफाई देती है कि उसे टाइम का अंदाजा नहीं रहा। डॉक्टर डाइसन उसे सावधान करते हैं कि वह किसी पर इतनी आसानी से भरोसा न करे और उसे कुछ खाना देते हैं। अगले दिन ह्यूगो अलीटा को अपनी गुप्त जगह पर ले जाता है जो एक ऊंची इमारत की छत पर है, जहां से जालिम का साफ नजारा मिलता है। वह बताता है कि एक दिन जालिम जाना उसका सपना है। वह यह दावा भी करता है कि अगर वह अलीटा जितना ताकतवर होता तो जिस ट्यूब के जरिए सारी मशीनरी जालिम सिटी में भेजी जाती है वह उस ट्यूब पर चढ़ जाता और जालिम चला जाता। इस पर अलीटा पूछती है कि क्या वह जगह बहुत सुंदर है। इस पर ह्यूगो नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस नर्क से तो बेहतर ही होगी। फिर वह कहता है कि किस्मत देखो, मेरा वहां जाने का सपना है और तुम वहां की हो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि उसका संबंध जालिम से है, क्योंकि उस स्क्रैप यार्ड में मौजूद हर चीज जहां डॉक्टर डाइसन ने उसे पाया था वहीं से फेंकी जाती है। इस पर अलीटा कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत जरूरी नहीं थी, बस एक मामूली लड़की जिसे बाकी कचरे के साथ बाहर फेंक दिया गया। अलीटा ह्यूगो की बात पर सहमति जताती है, लेकिन जिक्र करती है कि उसके पास जालिम की कोई यादें नहीं है। इसी शाम अलीटा डॉक्टर डाइसन को चुपके से घर से बाहर निकलते हुए देखती है। इस बार वह यह जानने के लिए उनका पीछा
करने का फैसला करती है कि वे क्या कर रहे हैं। कुछ दूरी से वह देखती है कि डॉक्टर डाइसन एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वे अपना सूटकेस खोलते हैं और एक बड़ा रॉकेट हैमर जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे ही वे वार करने वाले होते हैं, अलीटा बीच में आती है, गलती से यह सोचकर कि वे वही कातिल हैं जिसका वांटेड पोस्टर में जिक्र था। लेकिन पता चलता है कि यह उन साइबॉर्ग मुजरिमों का बिछाया हुआ जाल है जो हालिया कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। इसी दौरान ग्रिविश्का नाम का साइबॉर्ग कहता है, मुझे ढूंढ रहे हो? इस पल अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर डाइसन एक हंटर वॉरियर हैं और वह उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर डाइसन अलीटा से छुपने की ताकीद करते हैं, जबकि वह अकेले साइबॉर्ग्स का मुकाबला करते हैं। वह उनमें से एक के साथ लड़ते हैं, लेकिन जल्दी ही मगलूब हो जाते हैं। हैरानकुन तौर पर वह लड़की जिसे उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, वह भी मुजरिमाना गतिविधियों में मुलूत एक साइबॉर्ग है। अलीटा फिर इस लड़ाई में कूद पड़ती है, गैर मामूली मार्शल महारत का मुजाहिरा करती है और फौरन एक हमला आवर को खत्म कर देती है। फिर वह साइबॉर्ग औरत का सामना करती है। गैर मुसल्लह होने के बावजूद अलीटा अपनी बर्तर लड़ाई की महारत और इज़्तिरारी हरकतों की वजह से अपने मद मुकाबिल के लिए लगभग नाकाबिल शिकस्त साबित होती है। हालांकि एक बड़ा साइबॉर्ग जिसका नाम ग्रीविश्का है, डाइसन को जकड़ लेता है और उसे यह देखने पर मजबूर करता है कि उसका साथी अलीटा को उस दुरुस्ती और ताकत से मारने की कोशिश करता है जो उसके जंगजू माजी की तरफ इशारा करती है, जिसे वह याद नहीं कर पा रही। अलीटा महारत से लड़ाई पर हावी हो जाती है और आखिरकार अपने मुखालिफ को मार देती है। फिर ग्रिविश्का लड़ाई में शामिल होता है। अलीटा एक समरसॉल्ट किक मारती है, जिसके दौरान उसे अपना एक फ्लैशबैक नजर आता है जहां वह अपने जैसे जंगजुओं के साथ चांद पर लड़ रही। उसकी टीम का साथी उसे 99 पुकारता है और कहता है, 99 तुम्हारी बाईं तरफ। वह किक पूरी करती है और उसका बाजू तोड़ देती है। अलीटा डाइसन का रॉकेट हैमर पकड़ती है और ग्रिविश्का पर हमला करती है, ये महसूस करते हुए कि इस छोटी लड़की के सामने उसका कोई मौका नहीं। ग्रिविश्का उन दोनों से बदला लेने का वादा करता है और शहर के जमीन के नीचे वाले हिस्से में भाग जाता है। डॉक्टर डाइसन अलीटा की मार्शल आर्ट्स की कुशलता की तारीफ करते हैं और वे दोनों मिलकर हंटर वॉरियर्स के मुख्यालय जाते हैं ताकि मारे गए साइबॉर्ग मुजरिमों का इनाम ले सकें। इसके बाद अलीटा डाइसन के साथ उस छोटे फ्लैशबैक का जिक्र करती है जो उसने लड़ाई के दौरान देखा था। अब डाइसन अलीटा को बताते हैं कि फॉल जंग से पहले मुजरिमों को रोकने के लिए पुलिस होती थी, अब फैक्ट्री हमें गंदा काम करने के पैसे देती है। डाइसन मुख्यालय में दाखिल होते हैं, अलीटा को बाहर छोड़ देते हैं और मरे हुए साइबॉर्ग्स के सिर सौंप देते हैं। साइबॉर्ग निसियाना का इनाम 20,000 क्रेडिट्स था। अलीटा डॉक्टर डाइसन पर उसके अतीत के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाती है, लेकिन डाइसन उसे बिना कुछ बताए उसे वापस लैब ले जाते हैं और वहां उसे बताते हैं कि जो शरीर उन्होंने उसे दिया था वह असल में उनकी स्वर्गीय बेटी के लिए था, जिसके नाम पर उन्होंने उसका नाम रखा था। उसका नाम अलीटा था। अलीटा पूछती है कि उसे क्या हुआ था। इस पर डॉक्टर डाइसन बताते हैं कि एक साइबॉर्ग जिसे उन्होंने मोटर बॉल के लिए बनाया था, एक रात नशीले पदार्थों की खोज में उनके क्लिनिक आया। टकराव के दौरान उस साइबॉर्ग ने डाइसन को नीचे गिरा दिया, लेकिन उनकी बेटी उतनी तेजी से नहीं हट सकी और मारी गई। उसकी माँ चिरन इस नुकसान को सहन नहीं कर सकी और डाइसन को छोड़कर चली गई। इस दुखद घटना ने डाइसन को एक हंटर वॉरियर बनने पर मजबूर किया। हालांकि उसने कातिल को ढूंढकर मार दिया, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला, इसलिए उसने अपना शिकारी का पेशा जारी रखा। इस पर अलीटा पूछती है कि क्या आपको कभी सुकून मिला? इस पर डाइसन कहता है कि मुझे तुम मिल गई, यही मेरे लिए काफी है। इस पर अलीटा कहती है, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। इसके बाद डॉक्टर डाइसन अलीटा को स्कैन करते हैं और खुलासा करते हैं कि उसका दिल 300 साल पहले खो जाने वाली टेक्नोलॉजी से बना है। उसका दिल, जो एक एंटी मैटर माइक्रो रिएक्टर से चलता है, इतना ताकतवर है कि पूरे आयरन सिटी को सालों तक बिजली दे सके। ये खोई हुई टेक्नोलॉजी है, फॉल से पहले से किसी ने ऐसी चीज नहीं बनाई। अलीटा को इस बात पर यकीन नहीं होता और वह कहती है कि तो क्या मैं 300 साल पुरानी हूँ? इस पर डाइसन कहता है कि दिखती नहीं हो, मगर तुम सच में 300 साल पुरानी हो। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम वेक्टर को देखते हैं जो चिरेन से जिद करता है कि वह उसके लिए एक ऐसा साइबॉर्ग बनाए जो मोटर बॉल का चैंपियन बन सके। चिरेन बेहतरीन देने का वादा करती है। वेक्टर के जाने के बाद ग्रीविश्का चिरेन के बेडरूम की खिड़की तोड़कर अंदर गिरता है। वह मदद के लिए गिड़गिड़ाता है। शुरू में चिरेन उसकी मदद करने से हिचकिचाती है, लेकिन यह जानने पर कि अलीटा उसकी हालत की जिम्मेदार है, वह अपना इरादा बदल लेती है। उस रात देर गए अलीटा अपने फ्लैशबैक पर गौर करती है, अपने अतीत के बारे में सोचती है और अंदाजा लगाती है कि वह कौन हो सकती है। वह डाइसन के शब्दों से प्रेरित होकर ट्रेनिंग शुरू कर देती है कि वह एक दिन सब कुछ याद कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ वेक्टर की लैब में चिरेन ग्रीविश्का पर काम कर रही है।
इसी समय वेक्टर लैब में दाखिल होता है और ग्रविष्का को पुर्जों के लिए तोड़ने की सलाह देता है, क्योंकि उसके ख्याल में वह उनके किसी काम का नहीं। लेकिन चिरेन उसे बताती है कि उसे ग्रविष्का के सिर में एक वायर्ड चिप मिली है। उसे शक है कि जालिम में कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वेक्टर इस खुलासे पर हैरान नहीं होता। चिरेन वह चिप निकालना चाहती है, लेकिन उनकी बातचीत में नोवा दखल देता है, जो ग्रविष्का के ब्रेन के साथ से जुड़ जाता है और चिरेन से पूछता है कि ग्रविष्का के साथ यह किसने किया। यह जानने पर कि अलीटा ने ग्रविष्का को नुकसान पहुंचाया है, नोवा मांग करता है कि वे ग्रविष्का को अपग्रेड करें ताकि वह अलीटा को मार सके और उसका कोर हासिल कर सके। इस पर चिरेन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने छोटे शरीर से इतनी ताकत कैसे पैदा हो सकती है। इस पर नोवा कहता है कि यह शरीर की ताकत नहीं थी जिसने यह किया, यह दिमाग की ताकत थी। वह पंजर कुंस्ट की लड़ाई की तकनीकें जानती है। इसके बाद नोवा वेक्टर के शरीर पर कब्जा कर लेता है और चायरन से वादा करता है अगर वह उसकी मांग पूरी करेगी तो उसे जालिम में जगह मिलेगी। वह उसे अलीटा लाकर देने का वादा करती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डाइसन और अलीटा हंटर वॉरियर्स के वांटेड डेटाबेस में ग्रविष्का को खोजते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। अलीटा परेशान है क्योंकि ग्रविष्का महिलाओं के हालिया तमाम कत्ल का जिम्मेदार है। डॉक्टर डाइसन नतीजा निकालते हैं कि जालिम से कोई ताकतवर व्यक्ति ग्रविष्का को सुरक्षा दे रहा है। यह सुनकर अलीटा एक हंटर वॉरियर बनने की इच्छा जाहिर करती है। डॉक्टर डाइसन इस विचार का विरोध करते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह हिंसा में शामिल हो या उसके हाथ खून से रंगे जाएं। उनके जवाब से निराश होकर अलीटा भाग जाती है। वह मोटर बॉल देखने के लिए ह्यूगो से मिलती है। जैसे ही वे अरीना की तरफ बढ़ते हैं, अलीटा डाइसन के बारे में अपनी निराशा जाहिर करती है। मैच शुरू होता है और अलीटा उत्साह से देखती है जब साइबॉर्ग्स गेंद के लिए कड़ा मुकाबला करते हैं। इसी दौरान ह्यूगो उसे आसपास दिखाने का मौका लेता है। वह एक छोटी के साइबॉर्ग जाशुगन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि शायद वह आखिरी चैंपियन हो जो संभवतः इनाम के रूप में जालिम जाने का रास्ता हासिल कर ले। इसी दौरान वे कुछ दूरी से वेक्टर और चिरेन को देखते हैं। ह्यूगो समझाता है कि वेक्टर मुख्य रूप से मोटर बॉल को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये दोनों मैच देखने वापस आते हैं, जहां हम देखते हैं कि साइबॉर्ग्स में से एक किनूबा नाम का साइबॉर्ग अपने ग्राइंड कटर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने विरोधियों को तबाह कर देता है और मैच जीत जाता है। हालांकि वेक्टर इस नतीजे से खुश नहीं है। चिरेन उसके पास जाती है और जिद करती है कि वह किनूबा के ग्राइंड कटर्स हासिल करे, जिन्हें वह ग्रविष्का को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। कुछ पलों बाद ह्यूगो के दोस्त भागते हुए आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें जाने की जरूरत है। जाने से पहले ह्यूगो अलीटा को अगले दिन शहर से बाहर एक सफर पर अपने साथ आने का निमंत्रण देता है, यह सुझाव देते हुए कि शायद इससे उसे अपनी यादें बहाल करने में मदद मिले। इसी शाम किनूबा 3 लड़कियों के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है कि अचानक नकाबपोश हमलावरों का एक ग्रुप उस पर हमला कर देता है। वे उस पर काबू पा लेते हैं, उसे एक ट्रक में लाते हैं और उसके ग्राइंड कटर्स काट देते हैं। वेक्टर घटना वाली जगह पर पहुंचता है जैसे ही नकाबपोशों में से एक खुद को जाहिर करता है, जो कि ह्यूगो है। वेक्टर उसे उसके सफल हाइस्ट पर बधाई देता है। वह आदेश देता है कि ग्राइंड कटर्स चायरेन को पहुंचा दिए जाएं। ह्यूगो अपनी अदायगी का हिस्सा अपने दोस्त तंजी को देता है, जो सवाल करता है कि ह्यूगो कब अलीटा को अपनी असल नौकरी के बारे में बताने का इरादा रखता है। ह्यूगो इस सवाल को नजरअंदाज कर देता है। ग्रुप के जाने के बाद वेक्टर किनूबा को खत्म कर देता है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो और उसके दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक जगह जाती है। वे जंग का एक छोटा इतिहास बताते हैं, समझाते हुए कि जालिम इकलौता शहर है जो अब भी खड़ा है। इस पर अलीटा पूछती है कि दुश्मन कौन था। इस पर ह्यूगो उसे बताता है कि यूनाइटेड रिपब्लिक्स ऑफ मार्स URM। इसके बाद वे उसे एक झील पर ले जाते हैं जहां एक URM स्पेसशिप क्रैश हुआ है और बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में लोगों ने धातु के लिए कुछ चीजें चुराई हैं, लेकिन यह सब URM टेक्नोलॉजी है। यह एक URM जहाज है। तुम्हें पता है ये चीजें बेचना काफी मुश्किल है क्योंकि किसी को नहीं पता कि यह क्या है। अलीटा जहाज के कमांड डेक की तरफ इशारा करती है, फिर झील में गोता लगाती है और जहाज तक पहुंचती है। अलीटा की मौजूदगी पर जहाज चालू हो जाता है। वह इसकी गलियारों में आसानी से रास्ता बनाती है, जैसे स्वाभाविक रूप से जानती है कि कहाँ जाना है। फिर अलीटा एक कमांड करती है जो पावर शील्ड को बंद कर देती है, जिससे एक साइबॉर्ग शरीर जाहिर होता है। वह शरीर निकालती है और अपने दोस्तों के पास वापस आती है। इसके बाद
शहर वापस आकर अलीटा वह शरीर डॉक्टर डाइसन की लैब ले जाती है और जिद करती है कि वे उसे इसके साथ जोड़ दें। डॉक्टर डाइसन मना कर देते हैं, समझाते हुए कि यह शरीर बर्जर्कर के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है और बहुत ताकतवर और संभवतः खतरनाक है अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल न किया जाए। और जो स्वाभाविक लड़ाई की तकनीक तुम इस्तेमाल करती हो वह पांजर कुंस्ट है, मशीनी शरीरों के लिए एक खोई हुई जंगी कला। इसे बर्जर्कर्स इस्तेमाल करते थे। तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो अलीटा, तुम एक URM बर्जर्कर हो। उनके मना करने से नाराज होकर अलीटा वहां से चली जाती है। इसके बाद दृढ़ निश्चयी अलीटा हंटर वॉरियर्स के मुख्यालय जाती है और बतौर हंटर वॉरियर रजिस्ट्रेशन करवाती है। अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करने के बाद वह ह्यूगो के साथ हंटर वॉरियर्स के ठिकाने पर जाती है, जहां हम देखते हैं कि ह्यूगो शुरू में अंदर जाने से हिचकिचाता हुआ लगता है और उसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ हंटर वॉरियर्स को ही जाने की इजाजत है। लेकिन अलीटा उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक है और उसे अपना हंटर वॉरियर्स वाला कार्ड दिखाती है। फिर इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले अलीटा सड़क पर एक छोटे कुत्ते को देखती है और एक पल के लिए उसके साथ खेलती है। इसके बाद वह एक बार में जापान को कुछ लड़कों को पीटते हुए देखती है। इसी दौरान वह उन्हें देखता है और अलीटा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अलीटा जाहिर करती है कि वह भी एक हंटर वॉरियर है। जापान उसका परिचय कुछ सबसे घातक हंटर वॉरियर से करवाता है, मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए कि इतनी प्यारी लड़की इतनी सख्त नहीं है कि खुद को बाउंटी हंटर कहलवा सके। इसके बाद वह अलीटा को सभी हंटर वॉरियर्स के बारे में बताने लगता है। ये मैकटीग हैं जो कुत्तों का एक्सपर्ट है और उसने बहुत से लोगों को मारा है। ये क्लाइव ली हैं, व्हाइट हॉट पाल्म के मास्टर। उन्होंने 200 से ज्यादा लोगों को मारा है। इसके बाद वह गर्व से अपनी डमास्कस ब्लेड दिखाता है, जो कि फॉल से पहले IR मेटलर्जी की खोई हुई कलाओं को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी। इस पर अलीटा उससे पूछती है, और तुमने इसे हासिल करने के लिए किसे मारा? इसके बाद अलीटा सभी हंटर वॉरियर्स से मुखातिब होती है और एक भावुक भाषण देती है। वह ग्रीविश्का को हराने में उनकी मदद मांगती है, हालांकि उसे कोई सहयोग नहीं मिलता और जापान उसकी कोशिशों पर हंसता है। जापान फिर सुझाव देता है कि अलीटा को ह्यूगो को छोड़ देना चाहिए ताकि वह उसके साथ रह सके। जवाब में अलीटा जापान को झाड़ देती है और कहती है कि मैं एक बढ़ चढ़कर बोलने वाले प्यारे लड़के से क्या सीख सकती हूँ जो अपने सारे पैसे अपने चेहरे पर खर्च करता है, जिससे दूसरे हंटर वॉरियर्स हंसने लगते हैं। फिर जापान अलीटा से कहता है, शायद मैं तुम्हारे बाजू और टांगे उखाड़ दूं, तुम्हारा सिर सड़क पर रोल करूं, शायद तब वे तुम्हें कुछ तमीज सिखा दें। इस पर अलीटा कहती है, तुम अपने बाल खराब कर लोगे। बेइज्जती बर्दाश्त न करते हुए जापान अलीटा पर हमला करता है, जो बिना पसीना बहाए उसे आसानी से हरा देती है। उसकी जबरदस्त तलवार होने के बावजूद वह उसकी कुशलता के सामने खुद को बेबस पाता है। फिर अलीटा उससे कहती है, तुम ऐसे हथियार के हकदार नहीं हो। हौसला पाकर अलीटा योद्धाओं को लड़ाई की चुनौती देती है। यह ऐलान करती है कि अगर वह जीत गई तो उन्हें उसकी मदद करनी होगी। कोई भी इस लड़की का सामना करने को तैयार नहीं था जिसने जापान को आसानी से हरा दिया था। वह उनकी बुजदिली का मजाक उड़ाना शुरू करती है और चंद सेकंड बाद लड़ाई छिड़ जाती है। अलीटा बार के तमाम ग्राहकों के खिलाफ जंग पर हावी हो जाती है। जैसे ही वह तमाम हंटर वॉरियर्स पर बढ़त हासिल करती है, इसी दौरान डॉक्टर डाइसन पहुंचते हैं और बीच बचाव करते हैं। खत्म करो, अब कोई मुफ्त मरम्मत नहीं होगी। उनकी धमकी काम कर जाती है और लड़ाई रुक जाती है। इस पल विशालकाय साइबोर्ग ग्रीविश्का वहां पहुंचता है, जो साफ तौर पर अपग्रेड किया हुआ लग रहा है। वह अलीटा को पकड़ने के अपने इरादे का ऐलान करता है और योद्धाओं में से एक पर हमला करके अपने नए ग्राइंड कटर्स की ताकत का प्रदर्शन करता है। ग्रीविश्का ऐलान करता है कि वह यहाँ सिर्फ अलीटा के लिए आया है और भीड़ बीच में आने से हिचकिचाती है। इस पर डाइसन तमाम हंटर वॉरियर्स से मुखातिब होते हुए कहता है कि तुम सब अलीटा की कोई मदद नहीं करोगे। इस पर एक साइबोर्ग कहता है कि ग्रीविश्का पर कोई इनाम नहीं है और यह हमारी समस्या नहीं है। वह छोटा कुत्ता जिसने अलीटा से दोस्ती की थी ग्रीविश्का के सामने खड़ा हो जाता है और उस पर भौंकता है, लेकिन ग्रीविश्का बेरहमी से कुत्ते को मार देता है। अलीटा गुस्से में भरी हुई कुत्ते के खून को अपने चेहरे पर वॉर पेंट के रूप में इस्तेमाल करती है। जब ग्रीविश्का उस पर वार करने की कोशिश करता है, वह कुशलता से बच जाती है। फिर वह अपने ग्राइंड कटर्स का इस्तेमाल करके फर्श तोड़ देता है, जिससे शहर के नीचे उसकी अपनी जगह का रास्ता खुल जाता है।
बिना किसी हिचकिचाहट के अलीटा उसके पीछे छलांग लगा देती है। जमीन के नीचे एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। अलीटा सटीकता और सफाई से लड़ती है, अपनी असाधारण कुशलताओं का प्रदर्शन करती है। हालांकि ग्रविश्का का लगातार हमला अंत में अपना निशाना पा लेता है और उसके ग्राइंड कटर्स उसके शरीर को काट देते हैं। इस नाजुक पल में अलीटा को अपनी ट्रेनिंग का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां उसका कोच दिखाता है कि नोवा ही असल दुश्मन है। हार मानने से इनकार करते हुए अलीटा अपनी बाकी बची हुई ताकत इकट्ठा करती है। अपने इकलौते चालू हाथ के साथ वह ग्रीविश्का पर झपटती है और उसकी आंख निकालने में सफल हो जाती है, जिससे उसका बाजू उसकी आंख के छेद में फंस जाता है। ठीक इसी समय डॉक्टर डायसन, ह्यूगो और कुत्तों का मास्टर पहुंचते हैं और ग्रीविश्का को भगाने में मदद करते हैं। डॉक्टर डायसन जख्मी अलीटा को जल्दी से उठाकर लैब ले जाते हैं। अलीटा ग्रीविश्का के महलिक वार से तो किसी तरह जिंदा बच गई, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर डायसन उसके साथ क्या करेंगे। क्या वह बर्जर्कर बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देंगे, वही ताकतवर जिस्म जो उन्हें यूआरएम स्पेसशिप से मिला था, या फिर वह उसे किसी बिल्कुल नए साइबॉर्ग जिस्म के साथ जोड़ने का फैसला करेंगे। क्या अलीटा को अपने अतीत के वो राज याद आएंगे जो 300 साल से दफन है? क्या उसकी ताकत उसे एक रक्षक बनाएगी या एक खतरनाक हथियार? क्या ह्यूगो की दोस्ती वाकई सच्ची है या उसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो अलीटा को अंदर से तोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कहीं दूर बैठा नोवा पहले ही अलीटा के खिलाफ कोई नया खेल शुरू कर चुका है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।